इंसान अगर पाँव के बल ऐसे नीचे बैठे ना तो पेट का जहाँ बल पड़ता है वहां से वो हद शुरू हो जाती है। ये नाफ के नीचे होता है मसाना, तो मसाना के नीचे होता है हल्कुल। सवाल किया गया कि ज़ेरे नाफ बाल कहाँ से कहाँ तक काटे जाए। इसी से मुताल्लिक दूसरी बात ये पूछी गई कि कितने दिनों बाद ज़ेरे नाफ बाल काटने चाहिए, कम से कम मुद्दत क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत क्या है, और किस चीज़ से इंसान को ये बाल साफ करने चाहिए। पहली बात को समझते हैं कि ज़ेरे नाफ बाल कहाँ से कहाँ तक काटने चाहिए। आपने उमूमन इस चीज़ बाज़ लोगों से सुना भी होगा कि वो बिल्कुल ये नाफ, ज़ेरे नाफ का मतलब तो नाफ के नीचे से ही होता है, लेकिन लोग बिल्कुल नाफ के ऐन नीचे से शुरू करते हैं और फिर पूरी रानें भी साफ कर देते हैं। अमूमी जो ये कबड्डी खेलने वाले लोग होते हैं जो जांघिया पहनते हैं ना, ज़ाहिर हो रहा होता है जिस्म, तो उनसे पता चल जाता है ये चीज़। तो ये गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। असल में हदीस के अंदर लफ्ज़ आया है हल्कुल आना, हल्कुल आना, यहाँ से लेके जाए पाखाना तक इंसान को बाल साफ करने चाहिए, ये हद है। हल्कुल आना कहाँ होती है? इंसान अगर पाँव के बल ऐसे नीचे बैठे ना तो पेट का जहाँ बल पड़ता है वहां से वो हद शुरू हो जाती है। ये नाफ के नीचे होता है मसाना, तो मसाना के नीचे होता है हल्कुल आना, ये इसकी हद है। तो वहां से शुरू करके तो पेशाब की नाली, उसके इर्द गिर्द, नीचे खसियतैन, उनके आसपास ऊपर नीचे जितने भी बाल हैं उनको साफ करना। जहाँ पसीना जमा होता है जिस हिस्से में, उन हिस्सों को भी साफ करना है बालों से, और नीचे जाए पखाना के बाल भी साफ करने हैं। पीछे से तो नहीं, लेकिन जाए पखाना से बाल साफ करने चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। ये उमूमी तौर पे लोग इसमें गफलत करते हैं, हालांकि इन बालों को साफ करना चाहिए। वजह उसकी क्या है कि अक्सर निजासत वहां जमा रहती है, बावजूद साफ करने के फिर भी निजासत बालों के अंदर फंस जाती है अगर बाल वहां मौजूद हो, और अगर बाल साफ किए हों तो फिर वो जगह भी साफ हो जाती है। बास लोग कहते हैं जी वो मोटा बंदा या बूढ़ा बंदा वो क्या करे जी, तो भाई शरीयत इतनी सख्ती नहीं करती, उनके लिए रुखसत भी शरीयत ने दी है। एक बात। दूसरी बात है, बाज लोग कहते हैं जी वो कट लगने का खदशा होता है। तो एक बात जहन में रखिएगा, मुझे अच्छी तरह वो जमाना याद है आज से 30 साल पहले का, कि जब रेसर इतने जदीद नहीं आए थे, लोग वो लकड़ी एक होती थी जिससे कलमे बनाते थे, उस लकड़ी के अंदर ब्लेड फंसा के ऊपर से धागा लपेट के फिर उसके जरिए ज़ेरे नाफ बालों को साफ किया जाता था। वो लोग भी थे, यानी जो लोग इस्लाम का कुछ ना कुछ शऊर रखते थे, वो उस वक्त भी अपने ज़ेरे नाफ बाल और जाए पखाना के बालों को साफ किया करते थे। तो आज तो इतने जदीद रेसर आ चुके हैं, उनसे बिल्कुल सफाई आसान है। हाँ, शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होती है, हम आदी नहीं होते, उसका तरीका नहीं आता होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बंदा 2 मरतबा 4 मरतबा करता है तो उसके बाद तरीका भी आ जाता है, आदत भी बन जाती है, किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है। दूसरी चीज है कि कितने दिनों बाद काटना चाहिए। उमूमी आदत तो बनानी चाहिए 7 दिनों की, हफ्ता के अंदर, एक वीक के अंदर किसी वक्त भी बालों को साफ कर लिया जाए। बेहतर है कि जुमे का दिन मुंतखब कर लिया जाए कि उस दिन में ये सफाई कर ली जाए, वगरना 2 हफ्ते के बाद किया जा सकता, 3 हफ्ते के बाद किया जा सकता, लेकिन 40 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 40 दिन के ऊपर चला गया तो फिर मकरूह तहरीमी हो जाएगा ये अमल, और मकरूह तारीमी का मतलब हराम के करीब, गुनाहगार होगा बंदा। इसलिए औरत है तो भी, मर्द है तो भी मकरूह तारीमी का मुर्तकिब होगा और गुनाहगार होगा। इसलिए 40 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए। और इससे मुताल्लिक तीसरी बात जो हमने समझती है वो ये है कि ज़ेरे नाफ बालों को किस चीज से साफ किया जाए। मर्द के लिए बेहतर ये है कि वो रेसर से इन बालों को साफ करे। अगर कोई मजबूरी है कि रेसर इस्तेमाल करना उस शख्स के लिए मुश्किल है या नामुमकिन है, तो
پھر وہ بال صفا پاؤڈر، کریم، یو کریم یا سپرے یا بازار کے اندر جتنی پروڈکٹس موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ متبادل کے طور یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ مجبور ہے یا نہیں۔ اسی طرح عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بال صفا پاؤڈر یا یو کریم یا سپرے یا جو پروڈکٹ جس معاشرے میں وہ جی رہی ہے مارکیٹ کے اندر اس کو جو دستیاب ہے اس کے ذریعے اپنے زیر ناف بالوں کو صاف کرے۔ اگر اس کو ان بازاری پروڈکٹ سے الرجی ہونے کا خدشہ ہو یا کوئی اور جلد متاثر ہونے کا خدشہ ہو یا کوئی بھی ایسا عذر ہو کہ جو ان پروڈکٹس استعمال کرنے کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو تو پھر وہ متبادل کے طور پہ ریزر کا استعمال بھی کر سکتی ہے۔ بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، ایک صحابی سفر پہ گئے، واپسی پہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ان کو کہی تھی اس ساری کا خلاصہ یہ ہے کہ ریزر کا استعمال عورت کے لیے جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ کریم یا پاؤڈر کا استعمال کرے، متبادل کے طور پہ ریزر کا استعمال کر سکے۔ امید ہے آج کے مسئلہ کے حوالے سے جو باتیں میرے ذہن کے اندر تھی ان باتوں کا میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ مزید اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔